Hey fam, welcome back to the 10 Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम भाई द देशभक्त भाई की वीडियो लेके आए हैं. वेयर इज मोदी टेकिंग अस, व्हाट कम्स आफ्टर नेम कॉलिंग मुस्लिम्स एंड कार्टून्स एंड आकाश बनर्जी द वन एंड ओनली द Yes. देशभक्त. तो भाई की वीडियो हमेशा इन्फॉर्मेटिव एंड एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती है, मजेदार होती है वीडियोस. Right. लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो कैसी है. Very controversial word called love jihad. Love jihad. लव जिहाद, बहुत सुनने को मिलता है. Katha jihad, game jihad. गेम जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, COVID virus as a jihad. Love jihad नाम का शब्द इजाद किया है. Love jihad. Love jihad. वोट जिहाद करने को कहा है. वोट जिहाद करने को कहा है. अरे एडिटर बस 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 कर एडिटर, हो गया. थोड़ी मर्यादा रखिए. पिछले 10 सालों से यही सब तो चलता आया है आपके टीवी सेट पर. बहुत लोग देखते भी हैं, WhatsApp मजे भी लेते University. हैं, अग्री भी T-shirt. करते हैं. लेकिन इलेक्शन Where 2024 facts में are not आवाज facts. सिर्फ गोदी एंकर से नहीं आ रही है ऐसी, बल्कि सुप्रीम लीडर से भी यही आवाज निकली. ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा. ये मेरा संकल्प है. देख रहा है एडिटर, मोदी जी कैसे अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स चमका रहे हैं. कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन उसके ही अगले दिन कांग्रेस उस समय चाहती थी 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे. तुम्हारे पास बेभैंस हो है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे. नरेंद्र मोदी के भाषण हमारी चुनावी माहौल को एक न्यू लो तक ले गए हैं. हमें लगता था कि इससे नीचे नहीं जा सकते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों में हर दिन हम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं. इस इलेक्शन में धर्म को छोड़कर बहुत कम ही बातें हुई हैं, लेकिन मोदी जी के शब्द तो कुछ भी नहीं है. बीजेपी के सोशल मीडिया एड्स को देखिए, उसके सामने मोदी जी तो किंडरगार्टन है. यह है मोदी जी का असली चेहरा, असली एजेंडा. कांग्रेस फंड कर रही है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सभ्य भाषा और हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बीजेपी के कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में दिया. बीजेपी के ये सोशल मीडिया पोस्ट्स इतने भद्दे थे कि सोई हुई इलेक्शन कमीशन को भी अपनी नींद से जगना पड़ा और इन एड्स को बैन करना पड़ा. एक्स को बोलना पड़ा कि ये एड्स हटाइए. कर्नाटक इलेक्शन खत्म होने के बाद, खैर दैट इज अनदर पॉइंट. लेकिन देशभक्त का आज का एपिसोड गोदी मीडिया या आईटी सेल के 10 साल से चल रही हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट के बारे में नहीं है, और ना ही हम मोदी जी के कम्युनल वर्सेस सेक्युलर वर्सेस गॉड मोड वाले मूड स्विंग के बारे में बात करेंगे. परमात्मा ने मुझे भेजा है. ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है. ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है. उस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, समय मिलेगा तो वो भी देख लीजिएगा. पॉइंट यह है कि क्या आपको मालूम है कि गार्जियन अखबार ने एक शॉकिंग रिपोर्ट निकाली है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि फेसबुक इंडिया ने जानबूझकर ऐसे एड्स अप्रूव किए जिसमें मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई गई है. एड जिसमें कहा गया है, लेट्स बर्न दिस वर्मिन एंड हिंदू ब्लड इज स्पिलिंग, दीज इन्वेडर्स मस्ट बी बर्न. आपको पता है वर्मिन या दरिंदा शब्द, इसको पॉलिटिकली कब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, बताता हूं. और यह भी कि क्यों हमें इस नफरत की राजनीति से बचना होगा, उसे पहचानना होगा. और अगर नहीं बचे, नहीं पहचाना, तो नफरत के इस आग में हम झुलस जाएंगे और हमारे महान देश का सच्ची में सत्यानाश हो जाएगा. समय अभी भी है. पानी सर से ऊपर नहीं निकला है, लेकिन यहां तक तो जरूर आ गया है. यह मैं आपको सब समझाता हूं, लेकिन पहले मिलिए यूलियस स्ट्राइकर से. यह 100 साल पुराना इतिहास है. साल था 1923. जगह जर्मनी. सिर्फ जर्मनी, अभी तक ये न्यू जर्मनी या नाजी जर्मनी अभी तक नहीं बना था. ये अभी भी हिटलर का जर्मनी नहीं था. अभी तक जूस यहां, माने यहूदी यहां चैन से, इज्जत से जी रहे थे.
उन्हें अभी भी वर्मिन बोला नहीं जा रहा था, यह बात कॉमन नहीं हुई थी। हिटलर के लेकिन टाइम अब पे ही है। यहां यह सब चेंज होने वाला था। उनके दोस्तों, उनके पड़ोसियों के मन में नफरत के बीज बोए जाने शुरू हो गए थे। जर्मनी के अच्छे दिन आने वाले थे। 1923 में जर्मनी के न्यूरेनबर्ग शहर में स्ट्राइकर ने एक नया न्यूज़पेपर शुरू किया। नाम रखा डेर स्ट्रूमर, मतलब दी अटैकर, यानी मीडिया नहीं बल्कि हमला करने वाला योद्धा। अखबार का टैगलाइन, यहूदी हम पर श्राप है। तो अगर इस न्यूज़पेपर के एजेंडे के बारे में अगर आपको कोई शक है तो वो टैगलाइन साफ कर देता है। शायद 1920s के जर्मनी में अभी ऐसे जहरीले अखबारों को फ्रिंज बोला गया, लेकिन धीरे धीरे यह अखबार पॉपुलर होने लगा और कई ऐसे नफरती माउथपीस शुरू हो गए बाजार में। लेकिन इसी के साथ जर्मनी की डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे डगमगाने लगी, खत्म होने लगी। इससे पहले कि जर्मनी के लोग समझ पाते कि भैया आखिर चल क्या रहा है, हिटलर के हाथ सत्ता लग जाती है, राइक्सटैग में आग लगती है, हिटलर बेनिफिट देखते हैं और सत्ता अपने हाथ में कर लेते हैं। इस पर एक पूरा एपिसोड है कि हिटलर ने पावर ग्रैब कैसे किया। लेकिन 1933 आते आते डेर स्ट्रूमर बहुत बड़ा पब्लिकेशन बन चुका था। स्ट्राइकर ने जर्मन्स को डरा डरा कर उनसे उनका खूब काटा और खुद तो खूब सारा पैसा भी कमाया। जैसा कि हम जानते हैं कि अब डेमोक्रेसी खत्म हो रही थी जर्मनी की, क्योंकि अब हिटलर का दौर शुरू हो चुका था और उसको भी जरूरत थी ऐसे अखबारों का और स्ट्राइकर जैसे प्रोपेगेंडिस्ट का जो देश की मेजॉरिटी को डरा सके, धमका सके और उनको यह बात बता सके कि जर्मनी खतरे में है। कैसे? अरे ऑफ कोर्स, देश की माइनॉरिटी के वजह से। वहां के केस में यह माइनॉरिटी यहूदी थे। यह अखबार बात करता था जर्मनी के स्वर्ण इतिहास के बारे में और यह कि हम जर्मन्स सबसे प्योर, सबसे महान रेस थे। लेकिन और This फिर is what उसी we saw in पास्ट news के articles दुश्मनों that को you told. प्रेजेंट में ढूंढने वाला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी कर देते थे। इतिहास का जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इनटू इतिहास। और ये फिर खबरें छापते थे कि एक माइनॉरिटी के वजह से ही ये सारा प्रॉब्लम है, पूरे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं इसी माइनॉरिटी की वजह से है और इन पर इसीलिए इन लोगों ने जर्मनी को बर्बाद किया है। ये यहूदियों को एंटी नेशनल बोलते थे और उनके सपोर्टर्स को बोलते थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। इन अखबारों में माइनॉरिटीज के लाइफ के हर एस्पेक्ट को क्वेश्चन किया जाता था कि यहूदी पहनते क्या हैं, क्या खाते हैं, कैसे दिखते हैं, वो हमारा बिजनेस कैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो डिजीज कैसे फैलाते हैं, वो जर्मनी का पैसा कैसे लूटते हैं, वो कैसे गंदे रहते हैं, वो कितने कनिंग होते हैं, वो क्यों लालची होते हैं, वो हमारी लड़कियों को कैसे फंसा रहे हैं, वो हमारे बच्चों को मार डालेंगे। उसका रिलीजन तो उनको उकसाता है कि हमें मारा जाए, वो क्रिमिनल्स होते हैं और ऐसी ही तमाम कंस्पिरेसी थियरीज वायरल होने लगी। कुल मिलाकर एक ऐसा एजेंडा बना दिया गया जहां हिटलर का गोदी मीडिया कह रहा है कि माइनॉरिटीज को जितना भी राक्षस बना दो, देश के दुश्मन बना दो, तभी वो अच्छा होगा। और उन्हें ह्यूमिलिएट करना, सोसाइटी में उनके खिलाफ नफरत पैदा करना और उनके खिलाफ हर एक जस्टिस की मांग करना कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये सारा काम तब की मीडिया ने किया। पास्ट की चोट, प्रेजेंट का डर और बचाने वाला एक ही मसीहा। ये तो ऑफ कोर्स हिटलर का ओरिजिनल और परफेक्ट डिक्टेटरशिप रेसिपी था। ऐसे ही कार्टून्स, एडिटोरियल्स, फेक और एग्जैजरेटेड सेंसेशनल रिपोर्टिंग से हिटलर का प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम रात दिन बस फलता और फूलता रहा। उनका हेट प्रोपेगेंडा बड़ा होता गया, किसी भी इंडिविजुअल क्राइम को लाखों जूइश लोगों की कलेक्टिव साजिश बना दी गई। कार्टून्स और मूवीज के थ्रू खूब स्टीरियोटाइपिंग किया गया। तब टीवी चैनल्स तो थे नहीं और ना ही व्हाट्सएप था, पर उनका तब भी प्रोपेगेंडा काफी गजब का हुआ करता था। मजे की बात तो यह है कि डेर स्ट्रूमर हिटलर की पार्टी का ऑफिशियल माउथपीस भी नहीं था। यह सिर्फ वो बातें बोलती थी जो कुछ साल बाद हिटलर की पार्टी ने अपने आप एडॉप्ट करनी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में हिटलर की पार्टी इनसे बहुत क्लोज नहीं थी, क्योंकि इनके बोल नाजी पार्टी के लिए भी एम्बैरेसिंग थी। लेकिन ये हर उस चीज का ग्राउंड तैयार करती थी, लोगों में वो बात डालती थी उनके मन में जो हिटलर अंदर से चाहता था, जो इनका लॉन्ग टर्म प्लान था। हिटलर के पावर में आने के पहले वहां के कोर्ट्स ने ऐसे अखबारों को फाइन भी किया था, लेकिन हिटलर के आने के बाद
न्यूज में सिर्फ यहूदी जर्मन, यहूदी जर्मन, यहूदी जर्मन, और ऐसे भड़काऊ न्यूज के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते थे। इनफैक्ट उन्हें उल्टा रिवॉर्ड मिलता था। वही हो रहा है एग्जैक्टली भाई, उतना प्रॉफिट। श्रूमर ने 1933 में ही जूइश बॉयकॉट कैंपेन करना शुरू कर दिया, और इन्हें तब उस समय बोला गया नहीं नहीं, ये तो हरकतें ऐसी फ्रिंज हरकतें हैं, इन पर ज्यादा अटेंशन मत दीजिए। इनफैक्ट एक बार तो इनके खिलाफ डेफेमेशन केस भी लगाया गया, लेकिन इसको पहली सफलता मिली 1935 में। देखिए, हेट आता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको बोने में लोगों के मन में। 1935 के न्यूरनबर्ग रेस लॉ से पहले इसने बहुत लंबे टाइम तक जर्मन लड़कियों पर जूइश मर्द अटैक का एक प्रोपेगेंडा चलाया। भाई, जर्मन लड़कियों पर अगर कोई जूइश अटैक करे, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो इन्हीं क्राइम्स को एग्जैजरेट करके एक रिलीजियस एंगल उसने पैदा कर दिया। पहले पन्ने पर खबर छपती थी कि कैसे भोली भाली लड़कियों को जूइश मैन साजिश करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर के साथ आता था एक ऑफेंसिव और हेटफुल कार्टून। मेजॉरिटी को समझाया गया कि उनकी औरतें, उनके जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी आइडेंटिटी खतरे में है। इसके रिस्पॉन्स में न्यूरेनबर्ग का एक नया लॉ पारित किया गया। इस लॉ से जूइश सिटीजन के जो लोग थे, उनके सिविल राइट्स और बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। उन्हें बेसिकली एक सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया और कई पाबंदियां लगा दी गई उनके ऊपर। वैसे कोई भी रैशनल इंसान जानता है कि किसी भी कम्युनिटी में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर कास्ट में, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर रेस में। पर यह छोटी सी बात स्ट्राइचर, गॉबल्स या हिटलर के फॉलोअर्स को कौन समझाए हैं? उनको तो बस दिख रहा था कि भैया देखिए, जर्मनी के लोगों को भर भर के डराओ, दुश्मन का डर दिखाओ, और लोग फिर हिटलर को ईश्वर मान के रखेंगे, और एक उनको इंटरनल एनिमी दिखता रहेगा जूस, और बाकी सब वो भुला देंगे। और यही हुआ हिटलर में और जर्मनी में। 1933 में जो बॉयकॉट स्ट्राइकर जैसे लोगों ने शुरू किया था, वो फिर सक्सेसफुल होता है 1938 में। उसके बाद हुआ एक लंबा प्रोग्राम जिसमें हजारों यहूदी मारे गए। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप। उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ, जर्मनी का हॉलोकास्ट। एक दिन में तो पैदा नहीं हुआ था, यह बात हमें समझनी होगी। और वो एक प्रोसेस का पार्ट था, और वो प्रोसेस काफी लंबे टाइम से चल रहा था। स्ट्राइकर अकेला नहीं था, वहां की फिल्म इंडस्ट्री भी मास प्रोपेगेंडा के लिए और इस वायलेंस के लिए, लोगों को भड़काने के लिए बहुत काम कर चुकी थी। 1940 में ऐसी फिल्म्स बनी जो जेनोसाइडल हेट फैलाती थी। अगर 1924 में कोई बोलता कि कुछ ही सालों बाद सैकड़ों जिंदगियां तबाह होने वाली है नफरत की राजनीति के चलते, तब उसे अलार्मिस्ट बोला जाता। लेकिन जर्मनी में 1920s और 1930s में हुआ ऐसा ही। देखिए, नाजीज का अपना फिल्म डिपार्टमेंट भी होता था, और गॉर्बेल्स, हिटलर का प्रोपेगेंडा इन चीफ, वो इसमें खूब इंटरेस्ट लेता था। अब देखिए, फैसिस्ट को हमेशा मालूम होता है नई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। हिटलर के समय पर यह नई टेक्नोलॉजी थी रेडियो और सिनेमा। अगर उनके पास व्हाट्सएप होता तो सोचो हिटलर क्या क्या कर लेता। 1938 में गॉर्बेल्स ने के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री ने वहां की फिल्म इंडस्ट्री से डिमांड किया कि वो लोगों के लिए, मास व्यूअरशिप के लिए ऐसे एंटी जू कंटेंट बनाएं, और ऐसा कंटेंट बना भी। एक का सब्जेक्ट था द रॉथस्चाइल्ड्स, एक अमीर जूइश परिवार। पिक्चर में झूठ फैलाया गया कि कैसे यहूदी देश और पूरी दुनिया का पैसा दीमक की तरह वो खा रहे थे, जबकि पेट्रियोटिक मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स वो देश के लिए जान दे रहे थे। लेकिन फिल्म फ्लॉप कर गई। लेकिन यही तो होता है प्रोपेगेंडा की अमेजिंग एक प्रॉपर्टी, वो आराम से दबता नहीं है। एक और पिक्चर लाई गई जिसे कहा जाता है जू स्ट्रॉस, जिसमें एक 18th सेंचुरी बैंकर स्ट्रस ओपेनहाइमर की स्टोरी दिखाई गई। आज वाले ओपेनहाइमर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये भाई साहब एक जर्मन ड्यूक के फाइनेंशियल एडवाइजर थे। ओपेनहाइमर को एक घिनौना दरिंदा दिखाया गया जो कि एक आर्यन हीरोइन का रेप करता है। बाकी जूस को भी गंदा, हेटफुल, अगली दिखाया गया, इतना कि उनसे हेट हो जाए। एंड में ओपेनहाइमर को अरेस्ट करके एग्जीक्यूट किया जाता है मूवी में। ये मूवी मैसिव हिट हो जाता है। हिटलर के आर्मी तक को यह फिल्म दिखाई जाती है जिससे उन्हें रेडिकलाइज किया जा सके। यह फिल्म सोचिए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप के गार्ड्स को दिखाया गया, जिससे वो जब बर्बरता करे जूस के ऊपर, उन्हें जलाए, उन्हें मारे, तो उन पर कोई रहम ना खाए। इस तरीके की फिल्म्स में सबसे घिनौनी फिल्म थी द इटर्नल ज्यू। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें रिवील किया, मैंने इंफॉर्मेशन आया, रिवील किया गया कि जूस दरअसल
पैरासाइटिक लीचेस हैं, इसको प्रोसेस ऑफ डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं, कि जब आप किसी को एक ह्यूमन मानो ही नहीं। अगर आप गाजा की बात करें तो आज के डेट में वही हो रहा है वहां। इस प्रोसेस में उन्हें लीचेस दिखाया गया और उन्हें मारना ही एकमात्र सोल्यूशन दिखाया गया इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में। इसमें फिल्म मेकर्स ने स्टैटिस्टिक्स, मैप्स और फर्जी फैक्ट्स भी दिखाया नफरत फैलाने के लिए। इस सब का नतीजा क्या हुआ? हम बस हिटलर को वर्ल्ड वॉर की नजर से देखते हैं, लेकिन वो अपने देश में एक पॉपुलर डिक्टेटर था। जूस का डर बैठा के जर्मनी के कितने करोड़ों लोगों का वो दिल जीत चुका था, नफरत कितना डीप फैला चुका था, उसके बारे में हम उतना नहीं स्टडी करते हैं जितना हम सिर्फ उसका वर्ल्ड वॉर देखते हैं और उसने टेरिटरीज कितना ऑक्यूपाई किया। ये जो मास प्रोपेगेंडा हिटलर ने अपने लोगों के साथ किया, उससे हुआ ये कि 6 मिलियन तो यहूदी मारे गए सबसे पहले, उसके बाद सैकड़ों जर्मन्स मारे गए, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद हिटलर ने बंकर में अपनी जान भी ले ली। यह होता है अंत हेट का। पता है स्ट्राइकर के साथ क्या हुआ? उसे न्यूरनबर्ग ट्रायल में गिल्टी पाया गया और उसे फांसी की सजा भी हुई। तो आपने देखा कि कैसे स्ट्राइकर जैसे लोगों ने लगातार जर्मनी को नफरत का इंजेक्शन लगा लगा के डिक्टेटरशिप का माहौल बनाया। और क्या हुआ जब लापरवाही हुई जर्मनी के लोगों से, समय रहते हिटलर को ना रोक पाए, उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। यह कहानी सिर्फ 1933 वाले जर्मनी की नहीं है, यह कहानी रुवांडा की है, यह कहानी 19th सेंचुरी यूनाइटेड स्टेट्स की है, जहां ब्लैक्स को सिर्फ उनके स्किन कलर के लिए लिंच कर दिया जाता था। इनफैक्ट यह दुनिया के किसी भी देश की कहानी हो सकती है जो अपनी डेमोक्रेसी के लिए सीरियस ना हो। यह देखिए, डेमोक्रेसी में ना ये प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी को ना प्रोटेक्शन की जरूरत होती है और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में हमारी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, जैसे एक मजबूत ऑपोजिशन, बेबाक मीडिया, एक फ्री इलेक्शन कमीशन और एक फेयर जुडिशरी। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा प्रोटेक्शन डेमोक्रेसी को मिलता है जब एक सवाल पूछने वाली जागरूक जनता होती है। लेकिन जनता तभी सवाल तो पूछेगी जब उसे एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा, फैक्ट्स मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा या फिर एक इंडिपेंडेंट मीडिया मिलेगा। जब यह सब नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस चुप रहते हैं, ऑपोजिशन इररेलेवेंट हो जाता है, मीडिया सिटीजंस के खिलाफ ही हो जाता है या एक नेता की पूजा में व्यस्त हो जाता है, उसे ही अपना एजेंडा बना लेता है, तो फिर सिचुएशन एकदम राइट हो जाती है, राइप हो जाती है डिक्टेटरशिप के लिए। फिर इलेक्शंस हो या ना हो, वो होता डिक्टेटरशिप ही है। नाजी जर्मनी कहानी सिर्फ एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। कोई भी तानाशाह एक दिन में पैदा नहीं होता है, उसको बनाने में एक पूरी कायनात लगती है, पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी लगती है और डिक्टेटरशिप आने के बाद धीरे धीरे एक पूरी जनरेशन भी बर्बाद हो जाती है। बार बार झूठ बोला जाता है लोगों के साथ। इस बार हिटलर ने खुद के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोरबेल्स ने एक फेमस कोट दिया था, आपने सुना ही होगा, टेल अ लाई 100 times till it becomes a truth। यानी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, सच हो जाए। लेकिन आज ये बात हम कर क्यों रहे हैं? ये इलेक्शन के बीच में ये सारी बातें, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट निकालना क्या जरूरी है? डॉक्यूमेंट्री क्यों बन रहे हैं हम? आज हम नाजी जर्मनी नहीं है, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि हम नाजी जर्मनी है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है और आप इस फैक्ट को झुटला नहीं सकते हो कि पिछले 10 सालों में गोदी मीडिया ने भी स्ट्रूमर जैसा ही प्रोपेगेंडा काम किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम आज ऐसी ही प्रोपेगेंडा फिल्म्स देख रहे हैं जिसे बनाई जा रही है सिर्फ हेट फैलाने के लिए। केरला स्टोरी एक गुड एग्जांपल है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भाई पिक्चर के पहले एक डिस्क्लेमर लगाइए कि ये फिक्शनल स्टोरी है, फैक्ट नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये सब किया जा रहा है हमारे सोसाइटी को विभाजित करने के लिए। नेता मोटा वोट खींच रहा है, असली मुद्दों से भाग रहा है, लेकिन तब भी अगर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे, गोदी मीडिया और डिवाइड करने वाले नेताओं को भर भर के वोट देंगे, उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, तो हम भी जर्मनी के राह पर निकल चलेंगे। 1934 और 2034 में अभी भी 10 साल, माने एक सेंचुरी होने में अभी भी 10 साल है। क्या 2034 आते आते हम यह बात समझ जाएंगे या इतिहास को फिर से दोहराने की गलती करेंगे? समय अभी भी है नफरत की राजनीति को समझने की, नफरत की राजनीति को रोकने की, नहीं तो 100 साल बाद उसी रास्ते पर हम अपने आप को पाएंगे। और वैसे में भी आएगा जो भी, 2024 का चुनाव हमारे देश के इतिहास में सबसे घटिया, सबसे ओछी, सबसे इशूलेस और सबसे हेट फिल्ड इलेक्शंस बन चुकी है। नेताओं के पास नफरत छोड़कर और कुछ बात करने के लिए बचा नहीं है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि आएगा जो भी, समय नहीं बन गया है कि अब तो जग जाएं, अब तो सवाल पूछें और कम से कम नफरत को खत्म करने की कोशिश करें?
आम खाना थोड़ा बंद करिए और थोड़ा सोचिए। वाओ Nice व्हाट video अ again. वीडियो भाई, बहुत ही पावरफुल वीडियो Wow. आई मस्ट से। अब तक I मैंने जितनी really भी such videos should be blasted and shown to everyone भाई कि चिल्स फील हो गया टू कहीं बी तो कुछ ऑनेस्ट। थॉट स्टार्ट करें। मतलब मैंने जितनी भी अभी तक देशभक्त भाई की वीडियो देखी है, ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो थी मुझे, जो बहुत पावरफुल वीडियो लगी। एंड इट इज़ सो ट्रू कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे भाई ने बोला कि मतलब कंपेयर किया हिटलर के साथ, इट इज़ नॉट दैट कि हम उस स्टेज पे हैं, वो हिस्ट्री थी। बट एक ये जो मॉडर्न वाला तरीका है, तो मॉडर्न वे में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसको उस वे में समझो। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर एक सेंचुरी, जैसे एक सेंचुरी हो चुकी है उस बात को ऑलमोस्ट, तो हर एक सेंचुरी का तरीका होता है एक चीज़ें होने का। तो उस सेंचुरी में वैसे हुए तरीके, इस सेंचुरी में ऐसे हो रही हैं। जैसे डेमोक्रेसी के जैसे पिलर्स वगैरह बताए गए, तो उसमें अगर पिलर्स वीक पड़ जाएंगे एंड एक मतलब एक ही पार्टी Right, को right. सपोर्ट करेंगे, तो वो चीज़ ऑब्वियस है, वो सब चीज़ें लोगों So को we दिखनी have चाहिए। to बट एक take चीज़ care of बहुत them. अच्छी है, एटलीस्ट नॉट द मीडिया बट वी हैव यूट्यूब, जिसके थ्रू हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं एंड लोग देख रहे हैं। Yes. एंड आई फील गुड कि ऑल दो ध्रुव राठी जैसे लोग हो गए, देशभक्त भाई जैसे लोग हो गए, तो दे आर डूइंग देयर पार्ट एंड उसमें वी आर पुटिंग आर पार्ट एज वेल। तो मुझे उसमें वो चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है। और आई एम ट्राइंग एज वेल कि हम अपने दूसरे चैनल पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ, चाहे मतलब पॉइंट कुछ परसेंटेज हो, बट चाहे मतलब 2000 लोग देखें, 5000 लोग देखें, लेकिन वो छोटा नंबर भी कई बार मतलब हमारे लिए तो मैटर करता ही है। बट Yes. ग्रेट वीडियो, पावरफुल वीडियो, वी लव्ड इट We एंड would recommend share this video with as many people as we यस can. थोड़ी सी knowledge बांटो, थोड़ा ट्रू सा ट्रू awareness अवेयरनेस बढ़ाओ. बांटो, यस यस यस। Yes. बाकी अगर आपको ये वीडियो हमारे साथ देखने में मजा आया, तो इस वीडियो को Make sure लाइक कर देना। thumbs up, and you can also follow us on Instagram. Link is in description. And just remember one thing: you have to grind to shine. Take care. टेक Bye केयर, bye. बाय बाय।